हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो आज मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको एक हिंदी बुक रिकमेंड किया करूँगी। एक ही रिकमेंड करूँगी एक वीडियो में। तो आज जो मैं किताब की बात करने वाली हूँ बहुत ही फेमस किताब है। आपने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पिछले साल या पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा देखी है। बहुत ही एस्थेटिक सा कवर है उसका और वो ऐसा नहीं है कि हाइप्ड बुक है। वो बुक मुझे भी लगा था कि बहुत सारी ऐसी बुक होती है जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं और बाद में वो पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं रहती हैं, बट ये बुक ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है और जितनी भी उसकी पॉपुलैरिटी है सब जस्टिफाई करती है। और हिंदी बुक रिकमेंडेशन का मेरा प्लान आइडिया इसलिए था क्योंकि मैंने देखा है कि आज की जो जनरेशन है या हमारी जो जनरेशन है वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहती है या उन्हें हिंदी आती ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि एक किताब रोज़ रिकमेंड करूँगी तो शायद किसी ने किसी दिन अगर एक भी किताब उठा ली और उसे अच्छी लग गई तो क्या पता वो और किताबें पढ़े और इस तरह हम हिंदी भी लोगों को आने लगेगी। और हमारे पास इतने अच्छे ऑथर्स हैं, बस हमें पता नहीं है शायद, और हम पढ़ते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम लोग इतना अच्छा क्यों नहीं लिखते हैं, बट आपने पढ़ा नहीं है। तो आज जिस मैं किताब की बात करने वाली हूँ वो मुझे पिछले साल मैंने पढ़ी थी और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। इतनी वो कंफर्ट देती है। बहुत बहुत अच्छी किताब है और मुझे लगता है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं सबको वो किताब पढ़नी चाहिए। आपको बहुत कंफर्ट फील होगा, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील होगा। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तब तो ये आपका नानी का घर है। जैसे कि मैं पढ़ रही थी तो पूरे टाइम, क्योंकि मेरा गांव नहीं है बट मेरा नानी का घर है, वो भी गांव नहीं है, बट मुझे इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था पूरे टाइम। और इतनी कंफर्टेबल बुक है। अगर आपने नदिया के पार देखी है तो आप रिलेट कर पाओगे। वैसा ही कुछ स्टोरी लाइन है और नदिया के पार मूवी जैसा ही थोड़ा कंफर्ट फील होता है। मैंने बचपन में बहुत देखी है क्योंकि मेरे पापा हमेशा टीवी पे उसको लगा के रखते थे। बट वो किताब बहुत अच्छी है। नदिया के पार की अडेप्टेशन वाली नहीं है, बट वो है ये विनोद कुमार शुक्ल जी की दीवार में एक खिड़की रहती है। तो दीवार में एक खिड़की रहती है लास्ट ईयर जब लल्लन टॉप में आई थी तो इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि सौरभ जी ने उसके बारे में उसकी तारीफ़ कर दी और फिर लोग आई थिंक नहीं पढ़ रहे थे बट लोगों ने पढ़ा है और जिन्होंने भी पढ़ा उनको पता है कि ये वर्थ इट है जितनी पॉपुलर है। और मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है और मैं बार बार वही लाइन बोल रही हूँ। एक्चुअली बहुत अच्छी है। तो ये कहानी फॉलो करती है एक इंसान को जिसका नाम है रघुवर प्रसाद। कुछ भी खास नहीं है इस पूरी कहानी में। रघुवर प्रसाद अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। रघुवर प्रसाद की अभी शादी हुई है और वो गणित का मैथ्स का टीचर है और वो दोनों हाथों से लिख सकता है। वो अपने लेफ़्ट एंड राइट हैंड का बराबर यूज़ करता है। और वो किराए का कमरा लेकर के वो रहता है जहाँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो पढ़ाता है। और अब इसकी नई नई शादी हुई है और अरेंज मैरिज है, ऑफ कोर्स गाँव से रिलेटेड है। तो अब उसके मम्मी पापा उसकी जो वाइफ होती है उसको छोड़ने आते हैं। उस पूरी बुक में आपको लगेगा कि कुछ होता नहीं है कि सस्पेंस हो, कुछ दुख हो, कुछ भी नहीं है। बस ये जो नया कपल है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के शुरुआत के जो उसके 1-2 महीने हैं या फिर वो आपस में जान रहे हैं दूसरे को, बस नॉर्मल सी वही कहानी है। बस आप पढ़ रहे हो। और जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैं इतना ज़्यादा कोटेशन करती हूँ बुक्स में, तो मैंने कुछ कोटेशन किया ही नहीं क्योंकि मैंने जब पहली बार पढ़ी थी मैं सिर्फ पढ़ रही थी, इस किताब को सिर्फ पढ़ रही थी और मैंने 2 दिन में ख़त्म करी है। लेकिन हाँ, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये जो पूरी किताब है ना एक पोएम की तरह है। आप अगर पोएम समझते हो और थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग है लाइंस के बारे में, ये एक नॉवेल नहीं है कि ऐसे सीधी लाइंस लिखी हैं और आप समझ जाओगे। ये एक कविता की तरह है, पूरी किताब एक कविता है। इतनी खूबसूरत किताब है ये। तो हाँ, रघुवर प्रसाद थोड़ा काला है और जब वो कॉलेज पढ़ाने जाता है तो सुबह देखता है इस हाथी को और वो हाथी चला जा रहा है। तो जब वो ऑटो स्टैंड में रुकता है ऑटो के लिए तो वो देखता है कि वो हाथी सामने से आ रहा है और उस हाथी से वो इतना ज़्यादा इन्फैक्चुएटेड हो जाता है। इन्फैक्चुएटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको इतना ज़्यादा वो अच्छा लगता है। वो उसको लगता है कि यार वो उसके हाथी में जो बैठा रहता है साधु, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। अब ऐसा नहीं कि कुछ खास है उसके बारे में, नहीं, बट वो है। आप जब पढ़ोगे तब आप समझोगे। मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ समझाने के लिए। वो बस हाथी को देखता है, हाथी चला जाता है आराम से, जैसे हाथी चलता है ना, मटकते मटकते हाथी चला जा रहा है और रघुवर प्रसाद बस मंत्रमुग्ध हो जाता है। हाँ, मंत्रमुग्ध हो जाता है हाथी को देख के। और
उसके बाद उसको मतलब ऐसे लगता है कि यार इस हाथी की सवारी तो मुझे भी करनी है। फिर एक दिन साधु उसको अपने हाथी में बिठा लेता है। उसके बाद जब वो हाथी से आता है, अब वो रोज़ साधु उसको जो है, जब वो मतलब हाथी पे के ऊपर बैठता है और चीज़ें देखता है कि कितनी छोटी छोटी लगती है हाथी पे बैठते हुए। और जब वो हाथी से कॉलेज जाता है तो लोग मतलब हैरान हो जाते हैं कि अरे सर आज हाथी से कॉलेज आए हैं। फिर कॉलेज से घर भी वो साधु उसको मिल जाता है, मतलब हाथी मिल जाता है वापस आते समय। तो वो कॉलेज से घर भी छोड़ता है। फिर ये उनका डेली रूटीन बन जाता है कि हाथी से जाना और हाथी से आना। फिर उसकी वाइफ जो शादी हो जाती है, लेकिन वो मतलब अपने घर में ही रहती है, रघुवर प्रसाद के घर में रहती है। रघुवर प्रसाद किराए में अलग जगह रहता है। तो फिर उसके माँ बाप उसको छोड़ने आते हैं, मतलब रघुवर प्रसाद के माँ बाप उसकी वाइफ को छोड़ने आते हैं। फिर रघुवर प्रसाद के जो कमरा है, एक ही कमरा है उसके पास, तो उसके दीवार में खिड़की रहती है। उस खिड़की के बाहर की दुनिया इज़ लाइक हेवन। इतनी सुंदर दुनिया उसमें दिखाई है। ये मतलब एक पोएटिक, पूरी पोएटिक चल रही है। फ़िक्शनल है, इतना अच्छा फ़िक्शन कौन लिख सकता है। मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी ने इतना अच्छा लिखा है। और जब आप मतलब देखोगे उस दीवार के बाहर की दुनिया, आप समझ नहीं पाओगे कि यार ये मतलब स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा वाला है। और तो फिर जब रघुवर प्रसाद की वाइफ आती हैं और फिर बस आम दिनचर्या चल रही है उनकी कि वो खाना बनाती हैं। फिर ये लोग सुबह सुबह उस दीवार से कूद के, मतलब उस खिड़की से, जैसा पीछे एक खिड़की है, इससे बड़ी खिड़की रही होगी आई थिंक, तो उससे कूद करके जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ी दादी रहती हैं। बूढ़ी दादी कौन है नहीं पता, कहाँ से आई है नहीं पता, बस बूढ़ी दादी रहती है। और वो बूढ़ी दादी चाय पिलाती हैं। वहाँ एक तालाब है, बंदर रहते हैं, जामुन का पेड़ है और एकदम पगडंडी जाती है, जो वो पगडंडी आके उसकी दीवार की खिड़की पर ही ख़त्म होती है। और वो इतनी क्या प्लेटोनिक की दुनिया है एक, मतलब वो दुनिया, फिर उसके मतलब वो दुनिया, वो खिड़की आसपास किसी घरों में नहीं है, वो जगह किसी ने नहीं देखी, सिर्फ रघुवर प्रसाद और उसकी वाइफ ही वहाँ पे जाती है। वहाँ पे 3-4 बच्चे भी हैं। अब मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं ना कि आई डोंट नो, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको कि इतनी सुंदर है। उसके बाद रघुवर प्रसाद के कलीग भी आते हैं और रघुवर प्रसाद उनको जो है, हाँ, उसकी रघुवर प्रसाद की वाइफ का नाम होता है सोनसी, सोने जैसी। तो फिर रघुवर प्रसाद और रघुवर प्रसाद की वाइफ हमेशा ही मतलब उस खिड़की से पार जाते रहते हैं। रघुवर प्रसाद के कमरे में जो आता है और रघुवर प्रसाद के साथ जाता है उस खिड़की में, तो वो जाता है और देखता है। सब मतलब ऐसा अमेज्ड रह जाते हैं कि यार ये कौन सी जगह है, पूरे गांव में ऐसी जगह है ही नहीं, सिर्फ इसकी खिड़की के, मतलब इसकी खिड़की के पार ही ऐसी जगह है। इतनी सुंदर स्वर्ग जैसी दुनिया, सब कुछ कितना सुंदर, साफ़, पवित्र और इतना अच्छा है। रघुवर प्रसाद के कलीग भी एक दिन रघुवर प्रसाद के साथ आते हैं और जब देखते हैं कि कमरे में सोनसी नहीं है, रघुवर प्रसाद देखता है तो वो सोचता है कि वो खिड़की के बाहर गई होगी कपड़े धुलने या नहाने या कुछ करने या जामुन बुनने। तो फिर वो और उसके कलीग जो साथ के अध्यापक है वो भी खिड़की के बाहर जाते हैं और ये बहुत फ़नी इंसिडेंट लगता है मुझे। अब वो जब खिड़की के बाहर जाते हैं तो उसका अध्यापक देखता है कि यार खिड़की के बाहर तो एक अलग ही दुनिया है। मतलब वो ऐसे पगडंडी में चलते हैं, तालाब है, फिर बूढ़ी काकी चाय बना के उनको देती है। बूढ़ी काकी के पास 2 ही मग है, एक का हैंडल टूटा है और एक में हैंडल है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आप रोज़ वो चीज़ें फ़ील करते हो लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन इतनी ही मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ों को पोएट कह रही हूँ, ऑथर ने इतना अच्छा दिखाया है कि आप ऐसे मजबूर हो जाओगे कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखने की, यार अपने आसपास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम खुशी ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। और बस मुझे लगता है ऑथर यही कहना चाहता है कि हमारे आसपास हर चीज़ इतनी अच्छी होती है और हम हमेशा मतलब ज़्यादा ही चाहते रहते हैं कि जो है हम उसमें खुश नहीं हैं, और हमारे आसपास जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा है, हमें उसी में खुश होना चाहिए। फिर उसके बाद ये मुझे बहुत सबसे मतलब फ़नी इंसिडेंट यही था कि जब वो लोग वापस आते हैं, मतलब सोनसी नहीं मिलती, फिर मतलब वो अध्यापक जो रहता है रघुवर प्रसाद के साथ, जो उसका कलीग रहता है, वो वापस आता है और वो घर जाके अपनी वाइफ और अपने बच्चे से बताता है कि वहाँ बंदर थे, आम था और बूढ़ी काकी थी, उनकी चाय जैसी चाय तो मैंने आज तक पी ही नहीं, पानी बहुत साफ़ है, हवा बहुत साफ़ है, तो मैं कल तुम लोगों को, संडे का दिन है और लेके चलूँगा। अब उस दिन तो रघुवर प्रसाद और सोनसी बाहर चले जाते हैं हॉस्पिटल। सोनसी को हल्का सा बुखार आ जाता है
अब वो बेचारा इतना परेशान रहता है, आता है खिड़की, अब ताला लगा रहता है उसके कमरे में, आसपास पूछता है, फिर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद वो पूरे गांव में वो जगह ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो जगह उसको मिलती ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। उसके घर के पीछे जाता है, उसके घर के पीछे नॉर्मल खेत है, और उसका ऐसा भी नहीं है कि कोई सस्पेंस वस्पेंस है, बस वो ख़त्म हो जाती है वहीं पे कहानी कि उसको नहीं मिलती। लेकिन फिर जब दोबारा वो रघुवर प्रसाद के साथ जाता है तो उसको तो वही मिलती है। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे लगा कि ये दुनिया इतना अच्छा, मतलब विनोद जी ने इतनी अच्छी दुनिया बसाई है वहाँ पे कि आप मतलब सोचोगे कि वो इंसान किस हद तक सोच सकता है, या कितना कंफर्ट होता नहीं कि एक वार्म हग की तरह है ये बुक। आपको कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मतलब कोई स्टोरी लाइन आपको पकड़ के चलनी है, ये कैरेक्टर वैसा है, वो कैरेक्टर ऐसा नहीं, बस आपको इसको पढ़ते जाना है। और ये मतलब मुझे लगता है कि हिंदी की किताब में अगर कोई इंसान पहली ही इतनी अच्छी किताब खरीद लेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन हाई ही होती जानी है। अब जब ये कोटेशन मैंने क्योंकि 3 बार पढ़ी है, मैं इसको इतना रीड करती हूँ क्योंकि ये इतनी कंफर्ट बुक है। तब फिर जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मेरा पर्सपेक्टिव और मतलब किताब के बारे में बदला। फिर मैंने इसमें थोड़े थोड़े कोटेशन किए हैं, बहुत क्यूट लाइन्स विनोद जी ने लिखी हैं, मतलब बस लिखी हैं, ऐसे ही है, कुछ ऐसा ख़ास उन्होंने ज्ञान व्यान नहीं दिया, बस क्यूट लाइन्स लिखी हैं जो मैंने ऐसे अंडरलाइन करी हैं। तो मतलब मेरा कहने को मतलब ये है इतना ज़्यादा बोलने के बाद कि आप हिंदी बुक्स पढ़ो, हिंदी बुक्स इतनी अच्छी होती हैं, बस आप शायद फाइंड आउट नहीं कर पाते। आप वही इंग्लिश जो आपको ऑनलाइन दिख जाती है कि ये फेमस है और इसको ये मिल गया वो मिल गया, तो आप वही बुक्स पढ़ते रहते हो, या ये कोई आपका मतलब जान पहचान वाला कोई किताब पढ़ रहा है तो आप पढ़ लेते हो, या फोमो फील करते हो, जो भी है। हिंदी बुक्स पढ़ो, एक हिंदी बुक्स तो पढ़ो, मतलब महीने में आप ट्राई करो, ठीक है। अगर आप रीडर नहीं हो तो आप साल में एक हिंदी बुक तो पढ़ो, और आप एक हिंदी बस बुक पढ़ लो, उसके बाद आप खुद ही पढ़ने लगोगे, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा आपको। तो पिछले साल जैसे मैंने रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बुक्स पढ़ूंगी, तो पिछले साल मैंने बहुत सारी हिंदी बुक्स पढ़ी हैं और मैं वो धीरे धीरे आपको रिकमेंड करूँगी। मेरा ऊपर वाला जो शेल्फ़ है वो हिंदी बुक से ही भरा हुआ है, सब राजकमल और हिंदी युग्म की है। और मुझे तो इसका कवर देखो, कितना क्यूट हाथी है, और हाथी के ऊपर रघुवर प्रसाद और सोनसी ही बने हुए हैं। मतलब इतनी कंफर्ट बुक है ये, मैं जितनी तारीफ़ करूँ इस किताब के बारे में उतनी कम है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब जब मैं ये पढ़ रही थी किताब तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा हुआ किसी ने ऑनलाइन इतना बताया नहीं है इसकी स्टोरी के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, इतना मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। और ये होता है, आप विदाउट एक्सपेक्टेशन एक बुक उठाओ और उसको पढ़ा करो। एक्सपेक्टेशन रख के पढ़ोगे तो फिर आपको निराशा होगी, क्योंकि हर बुक, हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर किताब अलग होती है। ये नहीं कि ये किताब बहुत ख़राब है या ये ऑथर बहुत ख़राब है। मेरे लिए ये है कि हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती है, हर किताब के लिए अलग रीडर्स होते हैं, ऑथर का अलग पर्सपेक्टिव होता है। और अगर कोई ऑथर 20 पन्ना भी लिख रहा है और अगर आप 20 पन्ना, आप 10 पन्ना भी नहीं लिख पा रहे हो, और अगर वो इंसान ने 100-150 पन्नों की किताब लिख दी है तो वो आपसे ज़्यादा कैपेबल है, तो आप उसको जज नहीं कर सकते। मुझे बस यही लगता है। तो मेरे लिए कोई ख़राब ऑथर अच्छा ऑथर नहीं है। खैर ये तो अच्छे ही ऑथर हैं लोगों के हिसाब से, मेरे लिए सारे ऑथर्स अच्छे हैं। तो आप, अगर आपको अपना हिंदी, आपको थोड़ी बहुत हिंदी अच्छी आती है या आपको कविताएं समझ में आती हैं, हाँ, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल ने मोस्टली कविताएं लिखी हैं। आई थिंक एक ये नावल है उनकी और एक नौकर की कमीज़। मैंने अभी तक उनकी और कोई नावल नहीं पढ़ी है। मैं नौकर की कमीज़ पढ़ने का सोच रही थी। कविता से मेरा उतना वास्ता नहीं है, क्योंकि कविताएं सच बताऊं तो मुझे नहीं समझ में आती हैं, अब समझ में आने लगी हैं। बचपन में तो मुझे मेरे सर के ऊपर से जाती थी। कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो ये कहानी अच्छा हुआ मैंने पढ़ी, अपने दिल की सुनी कि ठीक है, इंस्टाग्राम पे इतनी चल रही है तो मुझे लगता था अच्छी नहीं होगी, ऐसे ही चल रही है, कुछ होगा, पेड प्रमोशन होगा या जो भी होता है आजकल। लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत कंफर्टेबल वार्म हग टाइप की बुक है। वो मैं बोलती हूँ ना कि जैसे जापानीज़ लिटरेचर आपको बहुत कंफर्ट देता है मोस्टली, या तो बहुत ही जापानीज़ लिटरेचर का जैसे है ना कि या तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है या तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये एक हिंदी की ऐसी किताब है जो आपको एक कंफर्ट देगी, और बस आपको पढ़ते जाना है। आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि क्या है, उसके बाद आप एक अलग इंसान बन के निकलोगे, मुझे लगता है। क्योंकि मैंने इस किताब के बाद अपने आसपास चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, लोगों पे ध्यान देना शुरू किया कि सबकी ज़िंदगी, मतलब सब कुछ कितना अच्छा है, बस हम ही खुश नहीं हैं।
तो वो एक आपका नज़रिया जीने के बारे में बदल जाएगा। और विनोद कुमार शुक्ल जी की अभी देहांत हुआ आई थिंक, तो आप ये किताब पढ़िए। ये शायद उनकी लास्ट नहीं, इसके पहले उन्होंने एक और लिखी है, कहानियों का कहानियाँ ऐसे। तो किताब पढ़िए ना, ये बहुत अच्छी किताब है। अब कितना ही बोलूँ मैं कि किताब पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ लो।